और दोषात्मक, इनमें से गुणात्मक पक्ष को बढ़ावा कर देने के लिए दोष दर्शन अपेक्षित रहता है। हम जिस कार्य को करते हैं उसके गुणों की जानकारी के साथ साथ उस कार्य में जो दोष है उसका दर्शन भी, उसका बोध भी अपेक्षित रहता है। भाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में एक स्थान पर कहा है, दृष्टस्य ही दोषस्य परिहृति ही, अर्थात जिस दोष को देखा गया है उसी का हम परिहार कर सकते हैं। जिस दोष को हमने देखा ही नहीं है उसका परिहार कैसे किया जा सकता है। इसलिए आज के इस व्याख्यान का उपक्रम रखा गया कि प्रतिभागी के रूप में विविध विद्या क्षेत्र के आप लोग जुड़े हुए हैं। हमारे इस अध्यापन कार्य में पद्धति में कोई दोष हो और भी किसी बात में कोई दोष हो तो, अथवा आपको जहां भी ऐसा लगता है कि ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ है, तो इन न्यूनताओं को समझने के लिए आज का ये सत्र आयोजित किया गया है। तो मेरे को यद्यपि ये देर से सूझा कि मैं सबको निमंत्रण दूं कि आज अपने, वैसे पिछले व्याख्यान के अंत में मैंने कहा ही था, पर फिर भी सोचा कि एक सूची मेरे पास आ जाए तो क्रम बनाने में सुविधा रहेगी। तो अभी तक मेरे पास एक ही नाम आया है, तो हम उन्हीं के द्वारा शुरू करते हैं और फिर बीच में ओपन सेशन भी रखेंगे, जो बोलना चाहेंगे उनको भी। हमारे बीच में मेहसाना जिले के कड़ी उपनगर के आर्ट्स कॉलेज के विद्वान प्रोफेसर महाकांत जोशी जी उपस्थित है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मुझे भी अपने विचार रखने हैं, तो मैं महाकांत जी से विनंती करता हूं कि वो अपनी बात रखें। प्रोफेसर महाकांत जी। पहले तो महाकांत जी का छोटा सा मैं परिचय दे दूं। वो व्याकरण शास्त्र के छात्र रहे हैं, व्याकरण शास्त्र का बहुत अच्छा अध्ययन किया है उन्होंने, और गणरत्न महोदधि ग्रंथ पर पीएचडी संशोधन का कार्य किया है। तो माननीय महाकांत भाई का स्वागत है। धन्यवाद महाकांत भाई। पहले सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपने जो 20 घंटे तक हमको जो अध्ययन किया है, हमारे साथ जो बिताया है, उसके बारे में मैं बोलूं तो ये इतनी अच्छी और सरल शैली में आपने बात की है कि कोई भी नया, कोई छात्र हो या कोई नया संस्कृत प्रेमी हो, उसको भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें भोगीलाल संडेसरा जी निमित्त बने और हमारा भाग्य खुल गया कि आपके मुख से अष्टाध्यायी सुनने का यह अवसर मिला। आपने जो पद्धति शुरू की है वो तो बाद में ही पता चलेगा कि क्या बात है, पर जो अष्टाध्यायी की आपने जैसे इत संगणक प्रकरण की बात की और आगे भी जो बात की, वो इतनी अच्छी तरह से आपने समझाई है कि अष्टाध्यायी में प्रवेश करने के लिए ये 20 व्याख्यान आपके पर्याप्त हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपके साथ मैं पढ़ा भी हूं तो वो शैली भी मुझे अवगत है, और आज भी आप ऐसी ही सरल शैली से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बीजा दूसरी तो कोई बात नहीं करती, गुणात्मक पक्ष की बात करता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य शुरू किया है और हमको
84 घंटों में ये अष्टाध्यायी का पाठ आपके श्री मुख से सुनने मिलेगा, वो हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। आज तो मैं इतना ही कहूंगा और बाद में जब समय आएगा तो बात करेंगे आगे। धन्यवाद महाकांत भाई। अष्टाध्यायी का अध्ययन अथवा व्याकरण का अध्ययन क्लिष्ट है, ऐसी अपकीर्ति हो गई है और उसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक कारण की चर्चा आज बीच में मैं भी करूंगा। अभी यदि कोई बोलना चाहता है तो मेरे ख्याल से वैशाली बहन ने भी ये विचार प्रस्तुत किया है कि मैं भी कुछ बोलूं, तो मैं प्रोफेसर वैशाली बहन पटेल से प्रार्थना करता हूं। वो उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में, हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की प्रोफेसर हैं। तो वैशाली बहन से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी बात रखे। वैशाली बहन। जी गुरु जी प्रणाम। वैसे माननीय महाकांत सर ने बात की, ऐसा ही हमारा भी मानना था कि व्याकरण बहुत क्लिष्ट है और वैसे भी अष्टाध्यायी बहुत क्लिष्ट है, हम ऐसा ही मान रहे थे। लेकिन 20 घंटे हमने जो पढ़ा है, इससे तो लगता है कि हम अष्टाध्यायी अच्छी तरह समझ पाएंगे। कोई कोई बार मैंने वैसे राठवा सर का भी व्याख्यान सुना है, लेकिन उनकी पद्धति और आपकी पद्धति में थोड़ी सी भिन्नता है और आपकी पद्धति मुझे वैसे समझने में सरलता लगती है आपकी पद्धति में। तो वैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक प्रश्न है, अधिकार से आने वाले जो पद है सूत्र में और अनुवृत्ति से जो पद आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि ये अधिकार से आ रहे हैं या अनुवृत्ति से आ रहे हैं? तो ऐसे कई कई जगह प्रश्न होते हैं, लेकिन हम बीच में बोल नहीं पाते। तो अगर ऐसा भी कहीं कहीं रखे कि अगर हमारा प्रश्न है तो हम रखे, तो वो अच्छा रहता है। धन्यवाद वैशाली बहन। ये उपक्रम हम कर सकते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है तो दो उपाय हैं। एक तो वर्ग के दरमियान आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं देख लूंगा। दूसरा उपाय ये है कि आप पाठ पूरा होने के बाद अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हमने एडमिन के रूप में मैं और श्याम भाई 2 जने ही रहे, क्योंकि फिर एक बार दरवाजे खुल जाते हैं ना तो सब फिर और बातें भी आ जाती है। और मेरा पर्सनल नंबर भी व्हाट्सएप का आपके पास है, आप उसमें वो प्रश्न छोड़ दीजिए, मैं उस प्रश्न को यथा अवसर इन व्याख्यानों में स्थान दूंगा और उसका समाधान भी करूंगा। जैसे कि आज आपने प्रश्न किया कि अधिकार और अनुवृत्ति में क्या भेद है। पहली बात तो यह है कि अधिकार पाणिनि बोलते हैं और अनुवृत्ति गुरुजन बोलते हैं। मतलब पाणिनि नहीं बताएंगे किसकी अनुवृत्ति है, वो पढ़ाने वाले गुरु का, पढ़ने वाले शिष्य का कर्तव्य बनता है कि वो जान ले कि यहाँ ऊपर से अनुवृत्ति आ रही। और अधिकार के लिए तो पाणिनि स्वयं बोलेंगे, जैसे कार के सूत्र बोला तो ये अधिकार है। आगे भी ऐसे कई अधिकार आएंगे। तो ये है बिल्कुल छोटी छोटी बातें, पर चूंकि आप लोग समझने के साथ पढ़ रहे हैं और सब लोग ब्रॉड है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को उजागर करते हैं और उनका समाधान सार्वत्रिक बनता है। अन्यथा क्या होता है, परंपरा में पढ़ने वाले छात्र किशोर अवस्था के होते हैं, गुरुजनों को वो प्रश्न कर नहीं पाते हैं और गुरुजन भी सोचते हैं कि चलो भाई पढ़ाना है तो पढ़ा दिया, और शिष्य समझता है चलो हमने पढ़ लिया तो पढ़ लिया। और फिर जब कोई बात समझ में नहीं आती तो छोड़ो नहीं, इसको रट लो और परीक्षा में उसको लिख करके आ जाओ, प्रथम वर्ग प्रथम श्रेणी आ जाएगी, अपना काम पूरा हो जाएगा। फिर व्याकरण शास्त्र अपने घर में और हम अपने घर में।
तो ये उपक्रम भी शास्त्र रक्षा में बहुत बड़ा बाधक है। व्याकरण शास्त्र प्रत्येक संस्कृत के अध्यापक के सामने उपस्थित होना चाहिए, और वो पाणिनि की पद्धति से ही संभवित है कि अलंकार शास्त्र का विद्वान हो, दर्शन शास्त्र का विद्वान हो, पुराण का हो, वेद का हो, किसी के भी सामने। और मैं तो ये भी कहूंगा कि भाषा मात्र को जानने वाले, भाषा मात्र का अध्ययन अध्यापन करने वाले व्यक्ति को पाणिनि की प्राथमिक समझ होनी चाहिए। तो ये भी बात है। तो और भी यदि कोई अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहता है तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं अपने आप को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें, फिर थोड़ी सी बात मैं भी करूंगा। मुझे कुछ अभी कहना है। हाँ तो बोलिए बोलिए वैशाली। हाँ, आपका क्लास जब खत्म होता है और आप जो पीपीटी देते हैं, तो पढ़ने के बाद अगर हमें आगे समझना है दृढ़ीकरण के लिए, तो पीपीटी के माध्यम से पढ़े या टेक्स्ट बुक में जो है वो उसके आधार पर पढ़े? टेक्स्ट बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर पीपीटी में इसलिए बनाता हूं, देखिए मनुष्य जीवन में सुख पाने के लिए मर्यादा परिपालन बहुत महत्व की वस्तु है। अब ऊंधिया कितना खाना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब क्या है कि कोई ना कोई मर्यादा बना करके खाना चाहिए। ऐसे ही गुरुजन के मुंह से जब हम वर्गखंड में पढ़ते हैं, वो इसलिए अच्छा उपक्रम है कि गुरु स्वयं मर्यादा निश्चित करके आया है कि इतनी बात मेरे को कहनी है, इसके अतिरिक्त बात नहीं कहनी है। जबकि पुस्तक भी गुरु ही है, पर पुस्तक ऐसा कोई संकल्प लेकर के नहीं चलती कि मेरे को, मेरे वाचक को इतना ही देना है इस समय। वो तो सार्वत्रिक रूप से सबको देना है ऐसा समझ करके व्यवस्था खड़ी कर देता है। इसलिए मैंने इस उपक्रम में जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो पूछ लिया था कि आपके पास अष्टाध्यायी ग्रंथ है कि नहीं। केवल मात्र आप अष्टाध्यायी मूल सूत्र ही अपने पास रखें, और दृढ़ीकरण के लिए भी आप पीपीटी का ही प्रयोग कीजिए। और इसके लिए हमारे एक प्रोफेसर थे गुरुकुल कांगड़ी में, प्रोफेसर निगम जी, प्रोफेसर निगम शर्मा, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुश्रुत थे। उन्होंने एक बार वर्ग में बात की कि गवेषणा का अर्थ क्या है, तो बोले गाय की येषणा मतलब इच्छा। गाय जंगल में जाती है ना, तो सामने जो आ गया उसको खा करके मस्त रहती है। वो वैशाख नंदन की तरह ऐसी नहीं होती कि आगे और अच्छा आएगा फिर खाऊंगी, आगे और अच्छा आएगा फिर खाऊंगी। और आगे अच्छा आएगा कि नहीं आएगा इसका क्या पता है, पर जो समक्ष उपस्थित है वो खा करके गाय तृप्त रहती है, और गाय को दाएं बाएं का, आगे का, ऊपर नीचे का कुछ पता नहीं रहता। ऐसे ही शोध कार्य में और अध्यापन कार्य में भी ये तो पूरा जंगल है, हर चीज खाने योग्य है गाय की, पर सबको ध्यान में रख करके गाय खाने की इच्छा करेगी तो भूखी रहेगी अथवा उसका समय से पेट नहीं भरेगा। तो ये भी बात है कि अभी हम पीपीटी के माध्यम से जितना प्राथमिक बोध प्राप्त कर रहे हैं उसको हम इकट्ठा कर लें, फिर बाद में अपने आप आपके सामने ऐसी जो छोटी छोटी ग्रंथियां हैं वो खुलती जाएंगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाणिनि स्वयं बोलेंगे, सूत्र स्वयं बोलेंगे, वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यही पाणिनि की विशेषता है। धन्यवाद। और बोलिए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। वैशाली बहन अब आपको बोलना है आपको? ठीक है ठीक है। तो अब कौन बोलना चाहता है? सुभाष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ,
सुभाष शास्त्री जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। वो दिल्ली से हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और बड़े अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं। वो शायद हमारे बीच में चौथे, पांचवें या छठे व्याख्यान से जुड़े हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ वो भी अपनी बात रखें। माननीय प्रोफेसर सुभाष शास्त्री जी। जी आचार्य जी, आप बहुत सरल तरीके से अष्टाध्यायी का अध्यापन करवा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आपसे पढ़ रहे हैं और बहुत सरलता से ये हमें अधिगम हो रहा है, बोध हो रहा है। मुझे भी जैसे ये बहन जी ने पूछा तो ऐसे ही मुझे भी यही थोड़ी इच्छा थी कि ये पीपीटी जो आप पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 4000 सूत्र हैं और 84 सत्रों में सिलेक्टेड सूत्रों को ही हम पढ़ पाएंगे। तो ये जो पीपीटी है, क्या जो आपने बनाया है ये हमें मिल सकता है? इसको वैसे के वैसे हम ले लें या प्रिंट कर लें तो वो पढ़ लें सही तरीके से? प्रिंट करने की यदि आपको आवश्यकता लगती है तो भले कर लीजिए। अच्छा। एक्चुअली मैंने पद्धति रखी है कि हर वर्ग में प्रत्येक पाद के संपूर्ण सूत्रों को हम एक स्लाइड में बताते हैं। तो पूरी अष्टाध्यायी की टेक्स्ट तो आपकी नजर में आ ही गई है। उसमें से फिर हमने अपनी मर्यादा निश्चित की है कि इतने सूत्रों को लेंगे और इतने सूत्रों को छोड़ देंगे। जी जी। किन सूत्रों को लिया है और किन सूत्रों को छोड़ा है, इस प्रश्न के उत्तर में दो बात याद रखनी है। एक तो एक ही पद की रूप सिद्धि के लिए, दो पद की रूप सिद्धि के लिए या तीन चार पद की रूप सिद्धि के लिए उपयोगी सूत्र हैं, उनको अभी हमने ढक करके रखा है। इसलिए मैंने छोड़ दिया है शब्द प्रयोग करने की जगह पर। वर्ग में कई बार ये भी कहा है कि जैसे मेहमान घर में आए तो समोसा कचौरी लेके आ गए, तो एक समोसा एक कचौरी प्लेट में भर दी, बाकी की बची हुई ढक करके रखी है। तो उसका भी उपयोग तो करना ही है जी। उसका परित्याग नहीं किया है। बसा करके तो हमने रख ही ली है। तो इसी तरह से जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र है, ये प्रमुख रूप से सर्वनाम संज्ञा करता है शब्दों की। बाकी के सर्वनाम संज्ञा के जो सूत्र हैं, ये समास हो, दिशा समास हो, विकल्प से होगी, ये जो इसके साथ जुड़े हुए दूसरे सूत्र हैं, उनको हमने अभी ढक करके रखा है। जी जी। आगे चल करके क्या होगा कि सर्वनाम संज्ञा का एक सूत्र हमारे ध्यान में है और वो संस्कार लेकर के बैठा है कि किसी दूसरे की भी सर्वनाम संज्ञा हुई है तो वो सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र सर्वादीनी सर्वनामानी के नीचे होगा। लाओ हम देख लें। आप वहां जाएंगे तो प्रथम, परम, इन सब के सर्वनाम संज्ञा करने वाले सूत्र आपको मिल जाएंगे। तो अभी आपाततः सभी सूत्रों को इसलिए नहीं लिया है कि मुख्य सूत्र को ले लिया और उसके नीचे के सूत्रों को हमने ढक करके रखा है। जी। इसी प्रकार से जैसे आत्मनेपद परस्मै पद के लिए तीसरा पाद पूरा है, और उसमें पहले प्रमुख बात तो यह है कि किन धातुओं से आत्मनेपद होता है, किन धातुओं से उभय पद होता है, किन धातुओं से परस्मै पद होता है, वो पहले एक तरह से हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। फिर वी उपसर्ग के साथ जी धातु आत्मनेपद है, ये विशेष बात को पढ़ने के लिए तो यदि ये संस्कार हमारे पास हुआ कि आत्मनेपद परस्मै पद का विधि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में है, तो वो सूत्र तो हमने पीपीटी में लिख करके दे ही दिए। पीपीटी के आगे की स्लाइड में वो सूत्र तो है ही। उन्हीं सूत्रों में ढूंढेंगे तो अपने को कोई न कोई आत्मनेपद
या परस्मैपद करने वाला सूत्र मिल जाएगा, जी और वो भी हम समाप्ति के अवसर पर ढक करके रखे हुए सूत्रों का भी विहंगावलोकन तो कर ही लेंगे, उनको भी छोड़ना नहीं है, जी पर एक बार पूरा स्ट्रक्चर ध्यान में आ जाए। इस बात व्यवहारिक समय ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे 1 बीघे का खेत है, उसमें बहुत सारी घास उगी हुई है, सारी घास को दूर करना है, तो पहले आप मोटी मोटी घास को दूर कर लीजिए, फिर छोटी छोटी लीजिए। पहले आप एक कोने से सारी घास को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे तो रात्रि हो जाएगी, दूसरा दिन हो जाएगा। आप 7वें दिन सारी घास को दूर करने के अवसर पर देखेंगे कि पहले दिन जहां घास खाली की थी वहां तो घास के अंकुर फूट गए दूसरे दूसरे। तो हर जगह पर काम करने का तरीका मर्यादा के पालन से होना चाहिए। तो हमने अपनी मर्यादा बनाई हुई है कि अभी 1 या 2 रूप सिद्धि करने वाले 1 या 2 जगह पर उपयोग में आने वाले सूत्रों को ढक करके रखा है। बहुतायत रूपों की सिद्धि करने वाले सूत्रों को हम पहले देख लेते हैं। एक बार इस दृष्टि से पूरी अष्टाध्यायी हमारे ध्यान में आ गई तो 4000 सूत्र हैं, उन्हीं में ही हमारी हर किसी शंका का समाधान पड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा। इसीलिए मैं बारंबार कहता रहा हूं कि धैर्य रखना है, बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी अष्टाध्यायी में प्रवेश कराना ये हमारा उत्तरदायित्व है। जी जी ठीक है जी। जी एक चीज और सोच रहा था इसमें, क्या प्रत्युदाहरण से थोड़ा सा और विशिष्टता आ सकती है कि मतलब जो है हमको और नॉलेज ज्यादा बढ़ सकती है हमारी, क्या इससे? इससे प्रत्युदाहरणों से प्रत्युदाहरण नहीं, देखिए वो भी अभी छेड़ने की जरूरत नहीं है। जी जी अभी केवल मात्र इतना ही प्रत्युदाहरण रखना है कि सर्वनाम संज्ञा नहीं होती तो रामाय रूप बनेगा, सर्वनाम संज्ञा होगी तो सर्वस्मय रूप बनेगा। जी बस यही 2 बात पकड़नी है। जी जी ठीक है। जी आत्मा ने अनुदात गीत आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो गया तो आत्मनेपद हो रहा है, जैसे मोदते। और यदि अनुदात और गीत नहीं है तो आत्मनेपद नहीं होगा, जैसे पचती। बस ये 2 ही उदाहरण और प्रत्युदाहरण हमको ध्यान में रखने। ठीक है जी। जी धन्यवाद। ठीक। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। अच्छा, डॉक्टर खुशबू जी बोल रही हैं? हाँ जी सर। जी सर, हाँ नमस्ते। बोलो। खुशबू जी पीएचडी किया हुआ है उन्होंने डॉक्टर भगवती प्रसाद पंड्या के पद्यों पर। गुजरात यूनिवर्सिटी की पीएचडी की विद्यार्थिनी है। बताइए खुशबू जी। हाँ सर, बस यही पूछना था कि सर जैसे कि ये जो अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं और आगे भी हम पढ़ने ही वाले हैं, तो ऐसे कोई शब्द हो जिसके अंदर 2-3 सूत्र एक साथ लागू होकर के वो शब्दों की जो व्याख्या होती है वो प्रयोग आगे होने वाला है। जैसे कि लघुर्मी शब्द है तो उसके अंदर अकर सवर्ण दीर्घ सूत्र हमने ले लिया, साथ में 2-3 सूत्र और लग करके भी जब उसके शब्द की व्याख्या होती है 2-3 सूत्रों को मिला करके, तो वो सर आगे होने वाला है सर, उसका व्यावहारिक हाँ प्रयोग। बस वो आगे होगा। लगभग हम तीसरे अध्याय को पूरा करेंगे, उसके बाद ये सब आकार में आता जाएगा। तब तक आपको राह देखनी है। हाँ जी सर। जी। बाकी तो सर पीपीटी पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाता है, आप जैसा भी क्लास में पढ़ा रहे तो वैसा ही पीपीटी में भी लिखा हुआ है, तो वो कहीं कहीं थोड़ा सर प्रॉब्लम होती है क्योंकि इतनी अभी समझ खड़ी नहीं हुई है, लेकिन सर प्रयास चालू है अभी तो सर समझने का उसको। तो मानो कि कोई प्रश्न होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कर दीजिए, लिख हाँ दीजिए, जी सर। तो जी मैं जी उसके सर। लिए भी करूंगा। जी हाँ जी, बस धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई अपनी बात प्रस्तुत करना चाहता है तो? नमो नमः सर, मैं सुवर्णा बात कर रही हूँ। हाँ जी। जी बोलिए मैडम। हाँ, आपका थोड़ा आपने परिचय भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे परिचय नहीं है इसलिए मैं आपका परिचय नहीं करा पा रहा हूँ। हाँ, मैं सुवर्णा ढोरे मुंबई से बात कर रही हूँ। मैंने 30 साल पहले संस्कृत वेदांत में एमए किया था, लेकिन पाणिनि ग्रामर से बिल्कुल भी हम लोग
पहचान में ही नहीं था, एक कारक प्रकरण थोड़ा सा था पोर्शन में, उतना ही मालूम था। और फिलहाल अभी मैं गीता गांधी मैडम के पास आगे का थोड़ा सीख रही हूँ। तो हर टाइम हम लोगों को जब भी ये करना है, धातु को पहचान देनी है, तो परस्मय पद कौन सा है और आत्मनेपदी धातु कौन से है, उसके लिए हम लोग मोनोटोनसली जैसे याद रख के करते हैं ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ ऐसा पर्टिकुलर नियम से कैसे समझ में आएगा कि ये परस्मय पद है या आत्मनेपद ही है ऐसे। बहुत अच्छी बात कही है आपने। संस्कृत भाषा को पढ़ने वाले हर आदमी इसी से चिंतित रहते हैं कि कैसे हमको पता चले कि ये देवता है या कौन सा ये दानव है। तो जैसे मनुष्य समाज में भी कौन देवता है कौन दानव है, इसकी पहचान कोई नहीं करा सकता, पर इसके भी उपाय हैं। इसलिए देखिए, हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया। ये परंपरा के त्याग करने से हमने अपने शास्त्रों को क्लिष्ट बना दिया है। मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देना चाहूंगा कि शुद्ध घी जो है ना, गाय का या भैंस का, उसका मूल्य ज्यादा है और डालडा वनस्पति घी का मूल्य कम है। एक बार आपने कम मूल्य का होने के कारण डालडा घी का प्रयोग परिवार में शुरू कर दिया, तो 2-3 पीढ़ी के बाद कोई उपदेश देगा कि भाई ये डालडा घी ठीक नहीं है, आप शुद्ध घी का प्रयोग करो। तो सबसे पहली बात उनको क्या खटकेगी पता है? कि शुद्ध घी तो बहुत महंगा है, इतने महंगे घी को हम खरीद नहीं सकते, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि मोबाइल हमारे घर में घुस गए, किसी को उसका खर्चा महंगा नहीं लगा। हर आदमी अपने प्रस्थापित जीवन के व्यय में मोबाइल के व्यय को भी खर्च कर रहा है और बड़ी मस्ती से उसने उसको स्वीकार कर लिया। इंस्ट्रूमेंट भी खरीद करके ले आया, हर महीने उसको रिचार्ज कराता है, उसका बिल भरता है, और कभी शिकायत नहीं करता कि मेरे घर का बजट बिगड़ गया। तो देखिए, पाणिनि का व्याकरण केवल सूत्रात्मक व्याकरण नहीं है। हमने प्रारंभ के व्याख्यानों में बताने का प्रयत्न किया कि पाणिनि के 5 ग्रंथ हैं: सूत्र पाठ, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि और लिंगानुशासन। इन 5 ग्रंथों से परिचय हमारा कम हो गया और केवल अष्टाध्यायी की तरफ ही हमने ध्यान किया, इसलिए ये समस्या आती है। तो आपके प्रश्न के 2 उत्तर हैं। एक उत्तर तो ये है हाँ जी, कि पाणिनि धातु पाठ यदि हमारे टेबल पर है, उसमें भी 2000 धातुएं हैं, तो आप बिना किसी मेहनत के आसानी से वो धातु आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है, इतना ही नहीं, वो सेठ है कि अनिट है, किस गण की है, इन सारी बातों का पता कर सकते हैं। ये हम आगे चल करके तीसरे अध्याय के पहले पाद को पढ़ेंगे तो फिर से इस बात को रिपीट करेंगे धातु के संदर्भ में। अभी अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का तीसरा पाद आत्मनेपद और परस्मैपद की व्यवस्था को देने वाला है। उसमें जो प्रमुख सूत्र थे 5, उन 5 प्रमुख सूत्रों को ही हमने पढ़ा है, बाकी के सूत्रों को ढक करके रखा है। इन सूत्रों के स्वाध्याय से भी हमको पता चल जाता है कि ये धातु आत्मनेपदी और परस्मैपदी है। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इसके उपाय भी है। पर यदि हम घर से वनस्पति घी लेने के लिए निकले हैं तो हमारा माइंड सेट तो ये है कि ये तो 300 रुपये 350 रुपये किलो में मिल जाएगा, और शुद्ध घी यदि कोई देने का प्रयत्न करेगा तो वो तो 800 रुपये 1000 रुपये यदि अच्छा है तो व्याकरण के संदर्भ में भी, संस्कृत भाषा के संदर्भ में भी ऐसा हो गया। उसको इतना एकांगी बना दिया गया
कि दूसरे अंग से परिचय नहीं है, तो जिससे हमें परिचय नहीं है वो हमको समस्या में डालने ही वाला है। बरोबर। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक धातु पाठ छोटी सी पुस्तक है, मैं हाँ। उपलब्ध भी करा लूंगा, और अभी आने वाले पाठों में धातु पाठ के धातुओं का भी आप जिस तरह से परिचय चाहते हैं ना, वो मैं देता ही रहूंगा। ओके। जी। और एक क्वेश्चन है, किसी का टाइम नहीं लेना है, लेकिन हाँ। जैसे जिसको अनुनासिक ही नहीं है, जैसे जी। स है, तो स के पहले जो आने वाला अनुस्वार है उसका उच्चारण करने के लिए बहुत सारे लोग औ बोलते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ तो औ का हंस बोलना है तो हंस हम लोग बोलेंगे। जैसे हाँ। साउथ इंडिया में वो संस्कृत। मकार बोलते हैं और यूपी में न बोलते हैं। तो सच में कौन सा बराबर है वो समझ में नहीं आता है, और सबको अपना ही अच्छा लगता है। तो उच्चारण शास्त्र के हिसाब से वो थोड़ा समझ हो सके तो अच्छा है। देखिए, पहले तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे यहाँ एक शिक्षा शास्त्र है, स्वतंत्र शास्त्र, जिसमें वर्णों के संदर्भ में विचार किया गया है। दूसरा शास्त्र अपना व्याकरण शास्त्र है। बरोबर। व्याकरण शास्त्र भी दो व्यंजन, दो स्वर आपस में आते हैं तो कौन से स्वर, कौन से व्यंजन अपना रूप बदलते हैं, किस परिस्थिति में बदलते हैं, कहाँ नहीं बदलते, इसके लिए सूत्र हमको देंगे और वो हम सूत्र पढ़ेंगे आगे चल करके। ओके। इसके पढ़ने से हमको भाषा में कौन से संयुक्त, कौन से दो व्यंजन आपस में आते हैं तो एक समान रहते हैं, कौन से एक समान नहीं रहते, अनुस्वार कब होता है, परसवर्ण कब होता है, इसकी सब जानकारी हो जाएगी। हाँ, जिसको परसवर्ण ही नहीं है उसका ही प्रॉब्लम होता है ना सर। हाँ, वही मैं आप बता रहा हूं आपको। परसवर्ण नहीं है वो तो अनुनासिक ही रहेगा। ओके। ठीक है, पर ये जो उच्चारण भेद का मूल है वो है हमारा शिक्षा शास्त्र। और शिक्षा शास्त्र का विनियोग वेदों के मंत्रों के उच्चारण के लिए किया जाता था। बरोबर। और आपने सुना होगा कि एक वेद संहिता की अनेक शाखाएं हैं। तो शाखा का मतलब क्या है? उच्चारण भेद, क्रम भेद, गुरु शिष्य का भेद, ये शाखा है। ऋग्वेद तो सब जगह पर एक ही है, यजुर्वेद भी सब जगह पर एक ही है, पर किसी गुरुकुल के अंदर किसी आचार्य के परंपरा में जिस प्रकार से ऋग्वेद का उच्चारण नियत किया गया, पढ़ाया गया, जिस क्रम से पढ़ाया गया, वो ऋग्वेद की एक शाखा बनी। मैं जो कह रहा हूं वो 100% सत्य है ऐसा मेरा दावा नहीं है, क्योंकि सारी शाखाएं वेद की उपलब्ध नहीं है, 2-4 ही उपलब्ध है। अच्छा। पर हम ये अनुमान कर सकते हैं कि भूगोल के कारण, गुरुजनों की अपनी परंपरा के कारण उच्चारण भेद वैदिक मंत्रों में आया पहले, और वो ही फिर लोक में प्रसिद्ध हो गया। जैसे बिहार के अंदर आचार्य शब्द को आचार्य कहेंगे, य को ज का उच्चारण करेंगे। तो ये जो है वो उच्चारण भिन्नता, मुझे लगता है कि वेद की शाखाओं में जो उच्चारण भिन्नता प्रवर्तित होती थी किसी जमाने में, वही फिर लौकिक व्यवहार में भी आ गई। बाकी व्याकरण शास्त्र तो आपको आचार्य, यथ, यह, यौ, ये, यही रूप स्थिति करके देगा। यह को जह व्याकरण नहीं बताएगा, आचार्य को आचार्य, ये व्याकरण शास्त्र नहीं बताएगा। पर शिक्षा शास्त्र में आपको ये ऐसे उच्चारण प्रयोग आपको मिल जाएंगे जो वेद की शाखाओं में प्रवर्तित हो रहे हैं। प्रातिशाख्यों में ये बात दिखाई देगी।
तो इसलिए देखिए, आपके इस प्रश्न से जुड़ा हुआ और थोड़ा दूर का, कि प्रांतीय भाषाओं के उच्चारण का प्रभाव संस्कृत पे नहीं पड़ना चाहिए। बरोबर. ये व्रत हमारा होना चाहिए संस्कृतियों का। आप शायद समझ जाए, इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरा जन्म उत्तर गुजरात में हुआ। वहां जो गुजराती बोली जाती है वो बड़ी विचित्र है। पर हमारा ये संकल्प है कि वो बाल्यावस्था में मातृभाषा के रूप में हमारी जुबान पर जो बैठी हुई है उच्चारण की पद्धति, वो घर परिवार के व्यवहार में भले आ जाती, मित्रों के साथ बातचीत में भले आ जाती, हंसी मजाक में भले आ जाती, पर संस्कृत में उसका प्रवेश नहीं होना चाहिए। संस्कृत तो मुझे संस्कृत की तरह ही बोलनी है। तो दुनिया भर में, अखिल विश्व में, चाहे मराठी पृष्ठभूमि वाला हो, चाहे गुजराती पृष्ठभूमि वाला हो, चाहे मैथिली पृष्ठभूमि वाला हो, चाहे अमेरिका इंग्लैंड की पृष्ठभूमि वाला हो, सारे संस्कृतज्ञों को उच्चारण तो संस्कृत की पद्धति से ही करना चाहिए। पर ये स्वप्न है, शायद साकार हो जाए। बहुत अच्छा सर. ठीक है जी, हाँ जी, समाधान हुआ आपका सुन के. क्योंकि बहुत बार बच्चों को भी मैं स्कूल लेवल के बच्चों को सिखा रही हूँ, तो बहुत बार होता है कि वो उच्चारण बोलना भी प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि कोई म बोलेगा कोई न बोलेगा. तो बहुत अच्छे से आपने समझाया. हाँ, वो कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, ये व्यवहार में भी है। अब जैसे मेरे को गुजराती दाल खाने की आदत है, आपके घर पे आकर के भी मैं आग्रह रखूं कि मुझे आप गुजराती दाल खिलाओ, तो आप बोलेंगे तो कुछ नहीं, आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। और कुकर चढ़ाएंगे, गुजराती दाल बनाएंगे, नहीं तो पड़ोस से ला करके आएंगे, कितनी सारी व्यवस्था होगी। तो ये मेरा व्रत होना चाहिए कि मैं अपने घर में ठीक है कि गुजराती टेस्ट की दाल खा लूं, पर यदि किसी पंजाबी परिवार में जा रहा हूं, महाराष्ट्री परिवार में जा रहा हूं, बंगाली परिवार में जा रहा हूं, या साउथ इंडिया में घूम रहा हूं, तो उनके यहाँ जिस स्वाद की दाल बनती है वो मुझे स्वीकार्य रखनी चाहिए। वहां मुझे अपना आग्रह छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही उच्चारण के बारे में भी है। ठीक है जी, और कोई कुछ बात कहना चाहता है? प्रणाम गुरु जी. जी, मुरलीधर पालीवाल, उदयपुर. हाँ जी, हाँ जी सर। सर, थोड़ा आपका परिचय भी दे दीजिए सब लोगों को, फिर बताइए। सर, मैं मुरलीधर पालीवाल, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में हूँ. 2 दिन मतलब अभी स्वास्थ्य प्रतिकूल है, इसलिए पूर्व की 2 कक्षाएं भी नहीं जुड़ पाया. अभी भी थोड़ी आवाज मेरी अलग आ रही होगी. गुरु जी, मैं ऐसा एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि मैं इससे पहले भी व्याकरण पढ़ते समय ऐसा करता था कि जिन सूत्रों में अनुवृत्ति आती है तो उसकी फिर वृत्ति भी याद रखनी पड़े, मतलब दोहरा कार्य हो. तो इसकी बजाय मैं क्या करता था, उस सूत्र के आगे ही उस अनुवृत्ति के जो शब्द आते थे उनको भी सूत्र के साथ जोड़ के याद कर लेता. क्योंकि चाहे सूत्र जो मूल सूत्र है उसको याद करो, चाहे अनुवृत्ति से जो आया है पद उसको याद करो, याद करने में बराबर समय लग रहा. तो क्या ऐसा तरीका करना ठीक है या इससे भी और कोई सरल उपाय हो सकता है? ये प्रस्ताव आपने जो प्रस्ताव किया ना, वो किशोरावस्था संपन्न और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक है। हाँ. पर हमने जो ये उपक्रम रखा है, हाँ. उसमें प्रौढ़ प्रतिभागी जुड़े हुए हैं जी. और इन प्रतिभागियों को ये प्रतीति कराना है कि पाणिनि व्याकरण क्लिष्ट नहीं। तो आप जो बात कही ना, उसका तरीका हमने ये रखा है कि अष्टाध्यायी की टेक्स्ट हमारे टेबल पर है और वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। अभी जैसे हमने लगभग 3 पाद पूरे किए, चौथा पाद शुरू किया है पढ़ने के लिए। चारों पादों की पीपीटी के प्रारंभ में टेक्स्ट हमने दे दी अष्टाध्यायी की, और क्रम भी पाणिनि का है। वो
किसी जमाने में इन सूत्रों को हम कंठस्थ करते थे, दिमाग में रखते थे। आज की परिस्थिति बदल गई तो दिमाग में नहीं रखना है, टेक्स्ट अष्टाध्यायी के सूत्रों के टेक्स्ट बुक के रूप में अपनी जेब में रखना है। ये बात थोड़ी विचित्र लगती है, पर मैं आपको याद कराना चाहूं कि अंग्रेजी के जितने भी प्रोफेसर हैं, उनकी बैग में, उनके पॉकेट में कोई ना कोई अंग्रेजी की डिक्शनरी होती ही होती है। शायद इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिक्शनरियां, सबसे ज्यादा किसी पुस्तक का प्रकाशन और विक्रय होता हो धर्मशास्त्र के ग्रंथों के बाद, तो वो डिक्शनरियों का है। पर संस्कृत में तो ये बिल्कुल दरिद्र अवस्था है, कोई डिक्शनरी अपने पास नहीं रखता। किसी को दो तो भी उसको लगता है कि कहाँ इतना बड़ा पुस्तक हमको दे दिया। तो वो तो बड़ी बड़ी डिक्शनरियां हैं। हमारे पास तो अष्टाध्यायी के सूत्रपाठ 50-60 पेज का एक पुस्तक, छोटा सा क्राउन साइज का, 16 पेजी क्राउन साइज का, और एक धातु पाठ। अभी मान्य बहन जी ने भी बात की, ये 2 ग्रंथ यदि हमारे टेबल पर हैं तो आपको ना अनुवृत्ति की चिंता करने की जरूरत है, ना धातु के पहचान की चिंता करने की जरूरत है। कैसे अष्टाध्यायी का आपको उपयोग करना है, कैसे धातु पाठ का उपयोग करना है, ये बताना हमारा उत्तरदायित्व है, हम इसको बताते रहेंगे। तो इस पाठ सत्र में आप जुड़े हैं तो आप अतिरिक्त प्रयत्न मत कीजिए कुछ भी, क्योंकि उसमें आप समय शक्ति लगाते हैं। इससे अच्छा जितना संयमित रूप से हमको समझना है उसी में आप अपनी समय और शक्ति लगाइए। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से और कोई कुछ नहीं कहना चाहता है, तो 5-7 मिनट में मैं अपनी ये बात कह करके फिर कल मिलेंगे, कल के पाठ में। નમસ્તે સર, એટલું પૂછવું હતું કે મારી પાસે રહેલું આ ધાતુ પાઠ છે બરાબર જ છે પાણીની? हाँ बराबर છે, अष्टाध्यायी बराबर છે। અષ્ટાધ્યાયી બરાબર છે ને? जी जी बराबर છે। ઓકે સર, એટલે वो એમનો एक रामलाल कपूर ट्रस्ट की ओर से प्रकाशित है, दोनों धातु पाठ और अष्टाध्यायी। એ मैं બ્રહ્મદત્ત उसके, जिज्ञासु जी का। हाँ ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी का, उसके मैं फ्रंट पेज और प्रेस लाइन वाले पेज का फोटो निकाल करके भी ग्रुप में रखता हूँ। जी सर। तो यदि आप चाहते हैं तो पुस्तक भी खरीद के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। ओके सर। अब देखिए, आज आपकी बात सुनने के लिए ही मैंने वैसे ही सत्र रखा था, मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, पर फिर भी मेरे मन में एक विचार है 2 दिन से। जिस संस्था के उपक्रम से हमें कार्य कर रहे हैं, उस महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से हम 2 दिन का एक छोटा सा सेमिनार करें, यदि आप लोग सम्मत होते हैं तो। और उस सेमिनार का विषय इस तरह से होगा कि हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं वो एक एक सूत्र को ले लें, और क्या करना है ये मैं अभी बताता हूं, और पीपीटी बना करके विस्तार से समझा करके भी मैं आपको दूंगा। आप अपने हिसाब से सूत्र का चयन कीजिए, और ऐसा ना हो कि रिपीटेशन हो जाए, इसलिए हम आपस में चर्चा करके ही सूत्र की पसंदगी करेंगे। अभी मैं प्रस्तावना के रूप में 2-3 मिनट में अपनी बात रखता हूं। देखिए, ये सूत्र हमने पढ़ा सबसे पहला, वृद्धिरादेश। इस छोटे से सूत्र के साथ अष्टाध्यायी के कितने सूत्र जुड़े हुए हैं उसकी हमको सूची बनानी है। जैसे आदेश में आ और त है, तो त क्यों जोड़ा? उसके लिए भी एक सूत्र है, तपरस तत्काल से। ऐच प्रत्याहार है, ऐच प्रत्याहार बनाने के लिए कौन कौन से सूत्र की जरूरत पड़ती है। इस तरह से वृद्धिरादेश सूत्र को केंद्र में रख करके इस सूत्र को समझने के लिए
अष्टाध्यायी के और कितने कितने सूत्रों की हमको सहाय लेनी पड़ती है, इसकी प्रस्तुति एक प्रतिभागी करे, ऐसे ही दूसरा प्रतिभागी दूसरे की, तीसरा प्रतिभागी तीसरे की। आप देखेंगे कि जैसे एक मनुष्य है, उस मनुष्य के साथ कितने रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, कभी हमने सोचा नहीं, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, कि कोई आदमी अकेला ही हो सकता है। ये अमेरिका आदि अर्थ संपन्न देशों में है, ये अकेला ही आदमी है, न उसका कोई मित्र है, न कोई बहन है, न कोई पड़ोसी है, कुछ भी नहीं। पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र जो है ना, वो तो भारत में रहने वाले व्यक्ति के रूप में है। यहां तो प्रत्येक व्यक्ति का चाचा, चाची, मौसी, जीजा सब है। एक रिलेशन का एक भी ऐसा पक्ष नहीं है जो व्यक्ति के जीवन से न जुड़ा हो। सगा नहीं है तो गांव का है, सोसाइटी का है, इसका है, उसका है, धर्म का है। तो मैं खुद अपनी ओर जब देखूं और आंखें बंद करके विचारूं तो मेरे माता पिता, भाई भाभी, भाइयों के मित्र, भाभी का परिवार, कितने लोगों के साथ मेरा जुड़ाव है। पर इसकी मैं संपूर्ण सूची नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य के रूप में हमारा जगत तो बड़ा लंबा है। याद रखिए, पाणिनि का एक सूत्र भी मेरी तरह ही है। आप उसकी सूची नहीं बना सकते कि उसके साथ कितने सूत्र जुड़े हुए। फिर भी जो एकदम निकटतम है, नियरेस्ट रिलेशन है, उसकी तो हम सूची बना सकते हैं ना, परिवार का वृक्ष बनाते हैं। तो यदि 2 दिन का हम कार्यक्रम रखें, जो लोग प्रत्यक्ष आ सकते हैं वो प्रत्यक्ष आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं तो जूम के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ेंगे डे टाइम में। पर मुझे लगता है कि दोनों बातें हो जाएगी। एक तो हमने जो स्वाध्याय किया है उसका स्वयं परीक्षण भी हो जाएगा, और एक सुंदर कार्य होगा लोगों को बताने के लिए भी, एक दूसरे प्रतिभागी को प्रेरणा देने के लिए भी, कि देखो सूत्र एकदम छोटा है पर अपने साथ कितने सूत्रों को लपेट करके बैठा है। और ये समझ एक बार आपके पास आ गई तो याद रखिए, अष्टाध्यायी का किसी भी सूत्र को आप छुएंगे तो पहले तो आपको ये अनुभूति होगी कि सूत्र अकेला नहीं, इसके साथ अनेक सूत्र जुड़े हुए हैं। कुछ अधिकार से जुड़े हुए हैं, कुछ अनुवृत्ति से जुड़े हुए हैं, वो तो पड़ोसी हैं, उनकी पहचान तो हो जाएगी। कुछ सूत्र तो जंगल में भी पड़े हुए हैं, 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में, ऐसे। तो एक उपक्रम है, इस विषय की संकल्पना आपके सामने स्पष्ट हो, इसके लिए मैं एक पीपीटी बना करके छोटा सा व्याख्यान करके मैं आपको भेजता हूं। तो कई बार ऐसा भी है कि आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तो भी हम तो ये करेंगे ही, हमारे मन में आ गया है। पर आप इसमें जुड़ना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम इसका प्रपोजल भी महर्षि के द्वारा अनुदान दे देता है, तो वो भी एक अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। तो ये भी आपको सोचना है। बाकी आने वाले कल को मिलेंगे। तो सबका धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े। आज का व्याख्यान भी मैं पूर्व के रूप में पहले जैसे भेजते हैं ऐसे मैं सबको वितरण करने के लिए आगे का विधि करूंगा। तो सबका धन्यवाद करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए विराम लेते हैं। સર્વેભ્યો નમઃ। સર એક પૂછવાનું હતું કે આગળના 2-3 વ્યાખ્યાનો શ્યામભાઈ મોકલેલા છે પણ ડાઉનલોડ નથી થતો, એ તો રિપીટ એમની પાસેથી લઈ શકાશે સીધું? હા, લઈશ।
મને સૂચના जो तुम ओके बराबर जी आचार्य जी एक शब्द का पूछ लूं, औरों को भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। एक जी। जैसे विकास शब्द है और विकास शब्द है, वो काश्री दीप्तों से विकास बनता है, और ये काश्री शब्दकुत्सायाम है। एक काश्री विकास जो ज्यादातर यूज होता है, तो काश्री शब्दकुत्सायाम ये जो अर्थ है, ये थोड़ा गलत सा लग रहा है। तो ये विकास शब्द उससे बना है नहीं बना, ये मैं मुझे थोड़ा जानना चाह रहा था मैं। देखिए दोनों धातुएं अलग अलग हैं। जब धातु हाँ। अलग होती है तो अर्थ भी अलग आ जाएगा। वो शब्दकुत्सायाम वाला ही है क्या ये विकास? नहीं 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 नहीं, विकास में तो कास धातु विकसने अर्थ में है। विकास करना, फैलना, इस अर्थ में, जैसे फूल का विकास। अच्छा, यानी कस विकसन है? तो कौन सा धातु है ये मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो कस विकसन नहीं है ना। कस विकसन नहीं है। हाँ, कस विकसन है। और सप्तु शब्द में भी कस धातु से सत्तु शब्द बनाया गया। सचतिर दूर्धा वो, हाँ। हाँ, उसके बाद फिर कहा ना सचतिर, कसतेरवाद विकसितो भवति, हाँ हाँ हाँ। यानी अच्छा अच्छा, कसतेरवा वो कस, विकसितो भवति विपरीताद्वा। तो अच्छा अच्छा। और ये क्या बोलते हैं, बालू को क्या कहते हैं संस्कृत में, मैं भूल गया शब्द। उसमें भी हाँ, कास धातु ही है। तो कास धातु का अर्थ विकास करना है, फैलना है, फूल का विकास है। और श वाला जो है वो अल्प प्रयोग है, वो विकथन के अर्थ में हो सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, वो सब धातु पाठ और अष्टदेय पढ़ेंगे तो सब स्पष्ट हो जाएगा। जी जी ठीक है जी। जी जी, हाँ, धन्यवाद। ठीक। नमस्ते। रिकॉर्ड